बहरहाल यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में क्या हुआ है? धमाका हुआ है। रूसी ड्रोन के अटैक में 5 ब्लास्ट। ज़ेपोरिज़िया रणनीतिक तौर पर काफी अहम। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अब तो हमारे तमाम दर्शक भी ये बात समझ ही गए हैं कि ज़ेपोरिज़िया रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है और यहां पर होने वाला ब्लास्ट क्यों पूरी दुनिया का दिल धड़काता है। ये हमेशा से एक अंदेशा बना रहा है कि वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि लड़ाई में कुछ ऐसा हो जाए कि वहां ब्लास्ट हो जाए और रेडिएशन वाला खतरा चेरनोबिल जैसा कुछ हो जाए। ये अंदेशा हमेशा से बना हुआ है, लेकिन ये विस्फोट भी रुक नहीं रहे हैं। एक दिन पहले 23 सितंबर को उन्होंने वहां पे ब्लैकआउट कर दिया था। ब्लैकआउट की वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी कोर को कूल नहीं किया जाता, क्योंकि काफी देर तक वो डीजी पे नहीं चल सकती है। अब रशिया का भी हमला हो गया इसके अंदर। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। 400 किलोमीटर का जो एरिया है वो रशिया के पास है, पर ज़ेपोरिज़िया शहर जो है वो उनके पास है, यूक्रेन के पास। लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रशिया के कंट्रोल में है और रशिया उधर फियर क्रिएट करना चाहता है इनके ऊपर कि आप इस पे हमला ना करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला ना करें। तो ये हमले किए गए और यूक्रेन ने दिखाई नई अंडर वाटर ड्रोन आर्मी। काला सागर में रूस की मुसीबत बढ़ी। यूक्रेन ने अपने टोलोका ड्रोन को किया पब्लिक। कीव में डिफेंस प्रदर्शनी में दिखा टोलोका, रूस का नया अंडर वाटर ड्रोन। क्या रूस के लिए वाकई परेशानी पैदा कर सकता है? 2000 किलोमीटर दूर तक पानी के नीचे हमला करने में यह सक्षम है। हाथी के दांत हैं। अब वाकई रशिया को इससे कोई फर्क पड़ेगा? जनरल सिन्हा, ये एक प्रूवन इनका अंडर वाटर ड्रोन है और इसकी रेंज 3 तरह के हैं। ये 200 किलो 200, 400 और आपने जैसे 2000। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और देखिए उनके ड्रोन्स जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, इट इज वर्किंग। और उन्होंने पहले 200 का यूज किया था, 400 का यूज किया, 2000। तो आप देखिए जो ब्लैक सी की यदि बात करते हैं, बाल्टिक सी की बात करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इसको बेचेंगे और जितने भी यूरोपियन नेटो देश हैं इसको खरीद सकते हैं हमारे। और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन में आपने दिखाया चलो का। तो एक बड़ी चीज है। मेरे का ये मानना है फ्लैमिंगो मिसाइल, इट इज वेरी इफेक्टिव। उनके ड्रोन भी बड़े इफेक्टिव हो गए। तो वो तो रशिया से के साथ ही उसकी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थी पूरी रशिया की ओरिएंटेड है। अब आप देखें उसके पास Su-27 भी 27 है। Su-27 से भी जुड़ी हुई अगली खबर है सर। हालांकि हमारे लिए वो खबर महत्वपूर्ण है। रूस का भारत को बहुत बड़ा ऑफर। Su-57 फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव, भारत में ही प्लांट लगाने का भी ऑफर। प्रस्ताव में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल। ये भारत को ये ऑफर रशिया हमेशा से उदारता से देता रहा है और हम भी ये समझ रहे हैं कि शायद सूनर और लेटर ये होने भी वाला है। ये इसको लेकिन रीटरेट करने के पीछे वजह क्या है? देखिए 12 स्क्वाड हमारे जाने वाले हैं अगले 10 साल के अंदर। तो हम 29 अब हैं। 2 स्क्वाड MiG-21 के अभी रिटायर हो रहे हैं 26 सितंबर को। तो 29 स्क्वाड में से 12 गए तो सिर्फ हमारे पास 17 स्क्वाड रह जाते हैं। और उसके बाद 3-4 स्क्वाड अगर हम LCA Mark 1A के भी ले लें तो भी हम पाकिस्तान के आसपास ही पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि शॉर्ट गैप में हम कुछ ऐसे जहाज लें। और पाकिस्तान लेना चाहता है J-35। आएगा कि नहीं आएगा इस टाइम पीरियड के अंदर? 2030 तक पर तो आ ही जाएगा। तो उस गैप के अंदर हमें जरूरी है 5th जनरेशन फाइटर। अगर हम रफाल लेते हैं वो सोर्स कोड नहीं सर, लेकिन इसके साथ जो दूसरी जुड़ी हुई चीजें हैं, काटसा वाला डर है या तमाम दूसरा अमेरिका वाला, इसी वजह से सर ये टाइमिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत समझदार है। वो ये डिले कर रही है इसको डिसीजन लेने में, ताकि जब तक हमारे 25+25 का इशू रिजॉल्व ना हो जाए और हो सकता है रशिया वॉर भी, यूक्रेन वॉर भी खत्म हो जाए, फिर वो Su-57 हमको दिलवाएंगे। और इसी नोट पर अगली खबर यह कि फिलिस्तीन की मान्यता पर इटली के पीएम ने रखी नई शर्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोली जॉर्जिया मेलोनी, शर्तों के पूरा होने के बाद ही फिलिस्तीन को मान्यता। पहली शर्त, सभी इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। हमास को किसी भी सरकारी भूमिका से बाहर रखा जाए। मेलोनी ने यह भी कहा, मैं फिलिस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ नहीं हूं। इजराइल के बजाय हमास पर डाला जाए अंतरराष्ट्रीय दबाव। क्या बात कही है सर, ये हुई ना बात। ये प्रैग्मेटिज्म बाकी लीडर्स में क्यों दिखाई नहीं दे रहा यूरोप के? देखिए बाकी लीडर्स जो है उनकी अपने देश के अंदर, जैसे मेलोनी के भी अपने देश के अंदर इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो पैलेस्टीनियन या मुस्लिम एलिमेंट्स के ही एनकरेजमेंट पे हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था परसों कि मैं खुद यूरोप में मैंने ये प्रोटेस्ट देखे। लड़कियां अपने हाथ में लेके घूम रही हैं और बोल रही हैं कि गाजा पे जो हो रहा है नक्शा उसको बंद किया जाए। तो बाकियों को अपने इलेक्शन की जरूरत है। बाकी अपने इलेक्शंस और वो देख रहे हैं कि वो बेशक उनके खिलाफ ही सही, लेकिन उनको आगे वोट की जरूरत है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर यही वोट बैंक पॉलिटिक्स किसी जगह के लिए कर्ज बन जाती है। अगली खबर बताता हूं सर, आपके पास आता हूं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के दावे को खारिज किया। भारत यूक्रेन के साथ है, ज़ेलेंस्की ने कहा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाए थे। भारत पर रूस की फंडिंग का आरोप लगाया था। ज़ेलेंस्की ने भारत नहीं चीन पर आरोप लगाए।
रूस और चीन असली पार्टनर हैं, ज़ेलेंस्की ने कहा। रूस अब पूरी तरह चीन पर निर्भर है, ज़ेलेंस्की ने। ये भी बड़ा एक तरीके से। देखिए, एक हफ्ते पहले ज़ेलेंस्की क्या बोल रहे थे कि वो जो 25% अतिरिक्त टैक्स लगा भारत पे वो जायज है, वो ठीक है। हाँ। और अब एक हफ्ते के अंदर ऐसा उनको कहां से ज्ञान क्या प्राप्त हुआ है? हो फिर गया हुआ क्या है? कि ऐसा क्या हुआ? ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो गया ना उनका स्टेटमेंट ट्रंप के लिए। तो ऐसा एम्बैरेसमेंट क्यों महसूस करा रहे हो? ट्रंप के लिए जरूर हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं भारत का सपोर्ट। उनको भी मालूम है कि भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है इसके अंदर, जो रशिया के ऊपर प्रेशर डाल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की को ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। जब तक वो टेरिटोरियल कंसेशन नहीं देगा और डॉनबास का एरिया रशिया के पास नहीं आएगा, क्रीमिया के साथ, रशिया मानने वाला नहीं है। और जब भी आगे हम इस पे और चीज़ों पे भी इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक साइड ट्रंप है, उन्होंने एक हफ्ता पहले कहा था ज़ेलेंस्की को कि आपको डील करनी पड़ेगी, लेकिन अब एक हफ्ते के बाद कह रहा है यूरोपियन नेशंस को कि कोई भी उड़ता हुआ फाइटर जहाज या कुछ आता है रशिया की तरफ से, मार दो उसको, ठोक दो उसको हवा के अंदर ही। तो ये एक वो बात कर रहे हैं और उसके रोज ये बातें चेंज होती जा रही हैं। ये जब आपने उड़ता हुआ कहा ना सर, हाँ, ये उड़ता हुआ ये हमको फाइटर नहीं लगा। ये असल में नेटो देशों को ये कह रहे हैं कि इस तरीके से करके तुम उड़ता हुआ जो है अमेरिका और रशिया के बीच में जो असल में चल रहा है उसमें खुद को ले आओ। वहां उड़ता हुआ असल में मेरे को तीर ज्यादा समझ में आ रहा है। अगली खबर देखिए, यूक्रेन युद्ध पर प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा दावा। युद्ध ने रूस को कागजी शेर बना दिया है। युद्ध के चलते काफी मुश्किल में रूस नेटो की मदद से सारी जमीन जीत सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का ये बयान आया। अब जरा ये भी देख लीजिए, ये खबर भी बड़ी गजब है। यहाँ हारी हुई सारी जमीन जीतने की बात की जा रही है। मतलब ये भी माना जा रहा है कि हाँ वाकई वो तो हम हार गए हैं। यूक्रेन युद्ध पर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बड़ा दावा है, युद्ध ने रूस को कागजी शेर बना दिया है। लेकिन इसके फौरन बाद पलटवार हुआ है और रशिया की तरफ से ये बयान आया है कि हम तो भैया शेर हैं ही नहीं, हम तो भालू हैं, और इस भालू ने तुमको जितना शुरू से परेशान किया है उसको भूलो मत। लेकिन ये जुबानी जमा खर्च किया क्यों जा रहा है? इससे हासिल क्या होगा जनरल सिन्हा? देखिए, ये जवानी खर्च तो नहीं है, ये दिखाता है कि ट्रंप किस तरह से पलटी मारते हैं। वो कह रहे थे जब आप अलास्का में गए थे तो उस समय कह रहे थे रशिया इज 10 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर। वो कह रहे थे यूरोपियन यूनियन के लीडरों को, एग्जैक्ट वर्डिंग है उनकी। और उन्होंने कहा था कि ये पूरी जमीन, एक उन्होंने मैप दिखाई थी जब उनका हो रहा था, यूक्रेन लीडर्स थे, ज़ेलेंस्की भी थे, कि ये जो इलाका है भूल जाइए आप, यू जस्ट कांट, दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। आज वो तो पलटी मारते ही हैं, उन्होंने पलट मार दी। वो कहते हैं कि नहीं, कागज के शेर हैं, क्योंकि उनकी दाल गली नहीं। जब वो दाल गलाना चाहते हैं जिस तरह से, और खास करके जो उनके विटकॉफ साहब हैं वो जाते हैं, वो वहां पर भी डील करना चाहते हैं। वो उनका कोई नहीं है कि शांति आ जाए, कुछ उनका है कि डील हो जाए, कोई रेयर अर्थ मटेरियल मिल जाए, ऑयल का हमारा डील हो जाए। जब वो नहीं होता है तो मेन बात वो है, वो ये कर रहे हैं। अभी वो क्या कहते हैं कि आप मतलब वो नहीं आएंगे, अमेरिका नहीं आएगा, यूरोपियन नेटो लड़ेगा, और यदि वो मदद करता है तो ये पूरी जो हारी हुई जमीन है वो ले लेंगे। तो इतनी ज्यादा पलटी सी इन जियोपॉलिटिक्स, दिस टाइप ऑफ, आज के दिन में जो हम देखते हैं कि लीडर्स दे शुड बी प्रेडिक्टेबल, बट जो डोनाल्ड ट्रम्प है इज नॉन प्रेडिक्टेबल। एक ही चीज प्रेडिक्टेबल है कि वो नॉन प्रेडिक्टेबल है। यही चीज एक प्रेडिक्टेबल है जो हम कह सकते हैं गारंटी के साथ कि कोई उनकी बातों को कोई उसका वैल्यू ही नहीं रहा, जीरो वैल्यू है सुपर पावर का। लेकिन ये अब इस स्टेटमेंट के बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इससे कोई फर्क पड़ता है या वो वैसे ही चलेगा? ये स्टेटमेंट ऐसे होते रहे? देखिए, जुलाई में क्या स्टेटमेंट दी थी ट्रंप ने? 50 डेज दिए थे उन्होंने रशिया को। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही प्रेशर पड़ा यूरोपियन देशों से, उन्होंने कहा 10 से 12 दिन। उसके बाद क्या हुआ? आज तक उन्होंने कोई एडिशनल स्टेप लिया है रशिया के अगेंस्ट? अब उन्होंने 1 महीना दिया है। उनसे पूछा गया क्या रशिया के साथ आपके रिलेशंस कैसे, तो उन्होंने कहा 1 महीने के बाद बताऊंगा। मतलब 1 महीने तक उनको यह नहीं पता कि रशिया उनका दोस्त है कि दुश्मन है।